आज लाए हम ऋत्व विसर्ग संधि। कौन संधि? ऋत्व विसर्ग संधि लेके आए हम। कौन सी लेके आए हैं? ऋत्व विसर्ग संधि। अब इसके अंदर क्या है परिचय, क्या होता है? पहले शब्द के अंदर में ए हो या आ हो, इससे भिन्न स्वर, स्वर यानी स्वर, इससे भिन्न यानी अलग। पहले हम पढ़ रहे हैं आज ऋत्व विसर्ग। कौन सी पढ़ रहे हैं? ऋत्व विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं। तो इसका क्या होता है? पहले शब्द के अंतिम वर्ण में ए या आ से भिन्न स्वर आने चाहिए। यानी कि जैसे पाणिनि के अनुसार तो 9 स्वर होते हैं कुल, ठीक है, पाणिनि के अनुसार, और सामान्य रूप से 13 स्वर होते हैं। ये इन स्वरों के अंदर ना एर आ नहीं आनी चाहिए पहले शब्द के अंतिम वर्ण। पहले शब्द के अंतिम वर्ण में एर आ नहीं आनी चाहिए, इससे भिन्न यानी अलग स्वर आएगा। बाद में प्लस है यानी धन है, यहाँ विसर्ग है, विसर्ग के बाद में फिर धन है, तो फिर ना द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में या तो स्वर आए कोई सी भी आ सकते हैं, ये दोनों भी आ सकते हैं, एर आ यहाँ पर आ सकते हैं, कोई भी स्वर आए, अथवा वर्गीय यानी तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण यानी कि तीसरा, चौथा और पांचवा, कुचु टू तुकु 5 वर्गों में, कुचु टू तुकु 5 वर्गों में कोई सा भी वर्ग में यानी कि तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण यहाँ पर आना चाहिए, या फिर है, या फिर ये, रे, ले और वे, इनमें से कोई वर्ण एक आना चाहिए। यानी कोई भी स्वर आए अथवा वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, इनमें से कोई सा भी वर्ण आना चाहिए। कु चु टू तु पु 5 वर्ग होते हैं, कु चु टू तु पु 5 वर्ग होते हैं, इनमें से एक वर्ण आना चाहिए, या फिर है, ये, रे, ले, वे, इनमें से कोई एक वर्ण आना चाहिए। तब क्या होता है? ऋत्व विसर्ग संधि होती है। तब कौन सी संधि होती है? ऋत्व विसर्ग होती है। कौन सी होती है? ऋत्व विसर्ग। कौन सी होती है? ऋत्व विसर्ग संधि होती है। विसर्ग से विसर्ग ये वाला चिन्ह है, इसका रे हलंत हो जाता है, हलंत यानी आधा, रे ये वाला है तो ये हलंत है, हलंत यानी आधा वर्ण होना, हलंत यानी आधा वर्ण, हलंत यानी आधा वर्ण होना, हलंत यानी आधा वर्ण, तो हलंत रे है ही, तो विसर्ग का हलंत रे हो गया, तो विसर्ग का हलंत रे हो गया, विसर्ग से ऋत्वम, क्या हो गया? विसर्ग से ऋत्वम। अब देखते हैं हम, पहला क्या है? जिन पदों के अंत में, जिन पदों के अंत में ए या आ भिन्न स्वर है, ए या आ से भिन्न स्वर, आ से भिन्न स्वर है, वहां विसर्ग का, विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर रे हलंत हो जाता है। तो देखो यहाँ पर लिखा, उदाहरण लेते हैं, यहाँ पर महिषी, धनी, पहला शब्द है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण है सी, ठीक है, ये क्या है? सी, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण है ई, प्लस के बाद में, धन के बाद में, तो सी है। तो पहले शब्द यहाँ पर क्या बताया था हमने? विसर्ग से पहले, विसर्ग इससे पहले, विसर्ग से पहले एर आ नहीं आने चाहिए, एर आ से अतिरिक्त कोई भिन्न स्वर आने चाहिए विसर्ग से पहले, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप, ये विसर्ग है, विसर्ग से पहले यहाँ पर सी है षटकोण वाला, ऐसा है सी, ऐसा, तो इसका तात्पर्य है से षटकोण वाला तो हलंत है और ई बड़ा है। जब से षटकोण वाला हलंत है और ई बड़े को जोड़ते तो सी बड़ी मात्रा लग जाती है। तो यहाँ पर देखिए महिषी के बाद विसर्ग है, तो यानी विसर्ग से पहले एर आ नहीं है, नहीं है, बड़ी आगे, अन्य स्वर आ गया। फिर प्लस के बाद देखो ई छोटी है ना, ई छोटी, तो यहाँ पर क्या हुआ? ये जो विसर्ग है, इस विसर्ग का तो आधार रहने हो गया, देखो यहाँ पर दर्शा रखा हूं, विसर्ग है, इस विसर्ग का आधार रहने हो गया। बाद में द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ई छोटा है, रे आदि में अगर ई छोटा मिलाएंगे तो री बन जाएगा। तो इस प्रकार से क्या बना यहाँ पर? बताइए, यहाँ पर बन गया महिषीर इति। क्या बना? महिषीर इति, इस प्रकार से बन गया है। क्या बना? इस प्रकार से महिषीर इति बन चुका है। अब देखिए इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल, मुनि धन गस्ती, तो विसर्ग से पहले यानी कि ए आ नहीं आनी चाहिए, ई छोटा आ गया, तो विसर्ग का रे आधा हो गया। यहाँ पर गै व्यंजन है, तो यहाँ पर है व्यंजन में कभी रे हलंत व्यंजन कभी नहीं मिलता है, स्वर में मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर विसर्ग का रे आधा हो गया, तो मुनिर गस्ती, तो रे ऊपर की ओर गमन कर दिया। एक ही सूत्र के द्वारा होता है, ये देखिए, रे है से सूत्र के द्वारा ऊपर की ओर गमन करता है, यानी जो राधा है ना, इसका ऊपर की ओर गमन कर जाता है, राधा इस प्रकार का हो जाता है, इस प्रकार का हो जाता है। आप देखिए, आप हो गए यहाँ पर, तो क्या हो गया? मुनि धन गस्ती का क्या होगा? मुनिर गस्ती हो गया। ते
धन भक्षते, तो तैर भक्षते हो गया, रे ऊपर हो गया, ठीक है। फिर अगला एग्जांपल देखिए, धेनुः धन धावती, तो धेनुर धावती, ये देखो धेनुर धावती हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ देखते हैं हम, एते ही धन नम्यते, तो एतेर नम्यते, न से ऊपर रैंत हो गया। जनै धन गम्यते, तो गय के ऊपर इस आधा विसर्ग का आधा रह हो गया, यहाँ पर विसर्ग का आधा रह हो गया, तो आधा रहना ऊपर की ओर गमन कर जाता है रेपस्य सूत्र के द्वारा, रेपस्य सूत्र के द्वारा। यहाँ पर देखिए आप, जने धन गम्यते, तो जने गम्यते ऐसा बन गया है, ठीक है। इस प्रकार से फिर अब देखते हैं और एग्जाम्पल, धेनुर धावती का हो गया है। फिर आइए इधर, पत्युधन गृहम, तो क्या होगा, पत्युर गृहम, विसर्ग का क्या हो गया, आधा रह हो गया, ऊपर की ओर गमन कर गया रेपस्य सूत्र के द्वारा, पितृ ग्रह हो गया। फिर देखिए आप, धेनु भी धनागतम, तो धेनु अभिरागतम, तो क्या हो गया, यहाँ पे देखो विसर्ग का क्या हो गया, आधा रह हो गया, विसर्ग का आधा रह हो गया ना, ठीक है। यानी विसर्ग से पहले यानी ए और आ नहीं आना चाहिए पहले सबके अंतिम वर्ण में, विसर्ग से पहले ए और आ नहीं आना चाहिए। नियम क्या है, ये है पहले सबके अंतिम वर्ण में, पहले सबके अंतिम वर्ण में नियम क्या है, पहले सबके अंतिम वर्ण में ए और आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर आए विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले सबके अंतिम वर्ण में, पहले सबके अंतिम वर्ण में विसर्ग से पहले ए और आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर आए और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में या तो कोई भी स्वर आ जाए या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, अथवा है, ये, वह, रे, ल, इनमें से कोई एक वर्ण आए, तब ना विसर्ग के स्थान पे आधा र हो जाता है, हलंत र हो जाता है, ठीक है। वही क्या होती है, ऋतु विसर्ग संधि होती है। अब देखिए आगे, मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको समझा रहा हूं, आप ध्यानपूर्वक समझिए और लिखते जाइए। अब देखिए आप यहाँ पर है पत्युधन गृहम, तो पत्युर गृहम यानी रे ऊपर की ओर गमन चला गया। अभी हम पढ़ रहे थे धेनु भी धन आगतम, विसर्ग से पहले भी है, ई छोटा है, तो विसर्ग से पहले एर आनी है, नियम लग रहा है सही। प्लस के बाद में धन के बाद में यहाँ पर कोई भी स्वर आए या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आए, या फिर है, ये, वह, लाए एक वर्ण आए, तब है ना विसर्ग के स्थान पर राधा रह हो जाता है, वही क्या होती है, ऋतु विसर्ग संधि होती है। यहाँ पर विसर्ग के स्थान राधा रह हो गया। अब देखिए आप यहाँ पर धेनु भी रागतम, अब यहाँ पर आपको रा कैसे आ गया, तो रा कैसे हुआ, विसर्ग है ना, यहाँ पे विसर्ग का आधा रह हो गया और बाद में देखो यहाँ पर आ है, आधे रह में आ गए तो रा पूरा बन जाएगा। इस प्रकार से क्या बना, धेनु अभिरागतम, धेनुर अभिरागतम। अब इसी का हम सेकंड नियम पढ़ते हैं, किसका, ऋतु विसर्ग संधि का, किसका, ऋतु विसर्ग संधि का। अब देखिए आप यहाँ पे है, प्रातः पुनः, प्रातः पुनः, आदि विसर्ग युक्त अव्यय पद हो तो विसर्ग के स्थान पर, हो तो विसर्ग के स्थान पर ओ नहीं होता है, सर्वत्र सभी जगह रे हलंत ही होता है, सभी जगह रे हलंत ही होता है, सभी जगह क्या होता है, रे हलंत ही होता है। ये कहें जैसे प्रातः धन गति, यानी पहला अव्यय किसे कहते हैं, लिंग, वचन, विभक्ति आदि के द्वारा कोई परिवर्तन नहीं हो, जिन शब्दों का कोई परिवर्तन नहीं हो, अर्थात जिनके एक ही अर्थ हो, वो क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। प्रातः हमेशा एक ही रहता है, और पुनः दोबारा, प्रातः काल होता है जो, ठीक है, और पुनः दोबारा, ये दोनों अव्यय हैं, प्रातः और पुनः। यहाँ देख लीजिए आप, प्रातः, ये रहा प्रातः है और पुनः, ये दोनों क्या है, अव्यय हैं। ये ख वाला खंड है, ये क वाला खंड पूरा करा चुका हूं मैं, और ख वाला खंड अभी करा रहा हूं। प्रातः पुनः आदि विसर्ग युक्त अव्यय पद हो तो विसर्ग के स्थान पर ओ नहीं होता है, सर्वत्र रहलंत ही होता है। ये करें जैसे प्रातः धन गच्छति, तो क्या होगा, यहाँ पर प्रातः गच्छति में देखो आप, यहाँ पर प्रातः गच्छति में क्या होगा, मैं बताऊं आपको, तो इस प्रकार से बन जाएगा प्रातः, ऐसा कैसे हो गया। और ये जो विसर्ग है यहाँ पे देखिए, विसर्ग, इस विसर्ग के स्थान पे आधार हो गया।
अब यहाँ पर व्यंजन है तो व्यंजन में कभी मिलेगा नहीं अर्थवर्ण, क्योंकि किसमें मिलता है, वो तो स्वर में मिलता है। तो यहाँ पे देखिए यह प्राप्त है गति, तो रहलंत ऊपर की ओर, ये जो रहलंत है ना, यहाँ पे देखिए आप रहलंत ये ऊपर की ओर गमन कर गया, तो गच्छति, इस प्रकार से ये बन गया है ऐसे। तो क्या बना है देखो, प्रातः गति, ये रहलंत सूत्र के द्वारा ऊपर की ओर गमन कर जाता है, प्रातः गति हो गया। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर प्रातः है, प्रातः उद्देति, यहाँ देखो प्रातः उद्देति, तो इसका विसर्ग का आधार रह हो गया, अलंत रह हो गया। अब देखो इसका क्या बनेगा, ये देखिए प्रातः, फिर विसर्ग का रहलंत हो गया, तो प्रातः रहलंत हो गया, तो प्रातः रहलंत हो गया, तो रू, इस प्रकार से हो गया प्रातः रू देती, इस प्रकार से बनेगा। ये ध्यान रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, कितना महत्वपूर्ण शब्द है ये, किस प्रकार से बन रहा है भाई। इससे किस में आदर रहो, आधे में ऊ छोटा मिलेगा तो रू की मात्रा इस प्रकार से हो जाएगी, रहलंत है, इसमें ऊ छोटा मिलाओगे तो रू इस प्रकार से बन जाएगा। बना कि नहीं बना, इस प्रकार से प्रातः उद्देति बना है, ठीक है। फिर चलिए पुनर्धनास्ते, अब इस तरह की पुनर्धनास्ते, तो रह इस विसर्ग के साथ आधार हो गया, तो यहाँ पर आ गया, तो क्या होगा, ये पुनः तो ऐसा कैसा ही है, र आदि में अगर आ मिलाएंगे तो रा बन जाएगा, तो पुनरा आस्ते, ऐसे रा है, ये रा है भाई, पुनरा आस्ते, इस प्रकार से ये हो गया। अब इसी प्रकार से और एग्जांपल लेते हैं, यानी विसर्ग के स्थान पे आधा रह हो गया, इधर स्वर है तो ही र आधा उसमें पूरा बन करके बन जाएगा, र आधा आगे मिलेगा तो रा पूरा बन जाएगा। यहाँ व्यंजन होता तो र आधा नहीं मिलता, बल्कि उसके ऊपर की ओर गमन कर जाता रेफा से सूत्र के द्वारा। अब देखिए आप आगे ऊपर आइए, इधर देखिए सभी बालक हैं, यहाँ पे प्रातः उद्दिष्टि, यहाँ पर विसर्ग है, तो यहाँ पर प्रातः उद्दिष्टि, तो विसर्ग के स्थान पे आधार हो गया, तो प्रा ऐसा कैसा है, या देखिए आप सभी बालक गए, प्रातः ऐसा कैसा है, और राधा विसर्ग के स्थान पे राधा गया। अगर राधे में मान लीजिए, देखिए आप यहाँ देखिए, अगर रहलंत में, अगर रहलंत के अंदर ऊ छोटा मिलाते हैं तो रू की मात्रा इस प्रकार से बन जाएगी, गुरु की तरह रू इस प्रकार बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर हो गया प्राप्त रू उत्तिष्ठति, इस प्रकार से बन जाएगा। आप सभी लिख लीजिए ऐसा का ऐसा, तो क्या बन गया बालक बालिकों, प्रा ऐसा कैसा है, ठीक है, तय पूरा ऐसा कैसा है, और रू के अंदर खुला मुंह की मात्रा, ऊ छोटा नहीं, इसलिए प्रातः उत्तिष्ठति, इस प्रकार से बना है। अब इसी प्रकार से हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये वाला है, यहाँ पर देखिए आप इधर आइए, प्रातः वंदनीय, तो यहाँ पर तो व्यंजन तो कहां से मिलेगा, इस विसर्ग के स्थान पर आधार हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं तो क्या बनेगा इसका, प्रा, देखिए इधर सभी बालक प्रा ऐसा कैसा है, प्रातः फिर रहलंत है, तो वह के ऊपर चल जाएंगे, वह प्रातः वंदनीय, इस प्रकार से ये बन गया है। देखिए प्रातः ये इस प्रकार से ये बन गया, विसर्ग लग गया ऐसा। और यहाँ पर प्रातः उत्तिष्ठति दे रखा ना यहाँ पर सभी बालक बालिकाओं, तो राधे में अगर द्वितीय संधि प्रथम वर्ण ऊ छोटा है, तो रहलंत के अंदर हम ऊ छोटा मिलाएंगे तो रू की मात्रा इस प्रकार से बन जाएगी, खुले मुंह वाले रू, इस प्रकार से ऐसा, इस प्रकार से बन जाएगी। तो हमने पढ़ा आज ऋतु विसर्ग संधि, पहला भाग कैपिटल पढ़ लिया, खरगोश वाला दोनों भाग हमने विस्तार रूप से और सरल तरीके से पढ़ चुके हैं। तो इसका एक नियम यही है, आप याद रखें इस प्रकार से। डस्टर लाई वाले को, ये देखिए डस्टर, यहाँ से देखिए आप पहले इसका शॉर्ट एंड स्वीट नियम यही है ऋतु विसर्ग संधि का, आप याद रखिए। आप यहाँ पर कैसे मैं आपको बताता हूँ, तो देखिए आप इधर देखिए, इधर देखिए सभी, यहाँ पर देखिए आप, जैसे पहले शब्द के अंतिम वर्ण में ए और आ, ये दोनों नहीं आने चाहिए, ये नहीं आने चाहिए, ए आ नहीं आने चाहिए। और यहाँ पर क्या नाम है, विसर्ग आ गई, ठीक है। विसर्ग के बाद में क्या नाम है, द्वितीय संधि प्रथम वर्ण में या तो कोई भी स्वर है, या फिर ना वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, या फिर ये, या फिर है, ये, व, र और ल,
इनमें से कोई एक वर्ण आए तब जाकर के वो क्या होता है, विसर्ग का आधा र हो जाता है और वही क्या होती है, ऋत्व विसर्ग संधि होती है। कौन संधि होती है, ऋत्व विसर्ग संधि होती है। तो इस प्रकार से हमने आज ऋत्व विसर्ग संधि पढ़ ली है विस्तार पूर्वक से। धन्यवाद। ठीक है।